आंट जेनिफर्स टाइगर्स। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है, एक बढ़िया सी पोएम है जिन्हें लिखा है अद्रिएन रिच इन पोइट ने। यहाँ पर पोएम स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इस पोएम में हम लोग डिस्कस करेंगे लाइन बाय लाइन मीनिंग्स, ताकि ये पोएम आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें जो भी क्वेश्चंस और आंसर्स आने की पॉसिबिलिटीज़ है, और साथ ही साथ हम लोग पोएटिक डिवाइसेस इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, और जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स आते हैं उन्हें हम लोग हैंडल करते चलेंगे। ओके, वेलकम दोस्तों JEFY जावेद्स इंग्लिश फॉर यू इस वंडरफुल यूट्यूब चैनल पर। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट और वीडियो को लाइक और शेयर करें। पोएम स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि एक बार अगर आप लोग अच्छे से इसे समझ लेते हैं तो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस या 4 या 5 मार्क्स के क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, 40 वर्ड्स 50 वर्ड्स के क्वेश्चंस आप लोग आराम से हैंडल कर सकते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले आप लोगों को एक जनरल बात बता देता हूँ, ये वाली। अब देखिए, 2 चीज़ें हैं जिनका मतलब होता है का, की या के। ओके, एक तो हमारे पास एपोस्ट्रोफी एस होता है, जैसे जेनिफर्स यानी जेनिफर के। ओके, और एक वर्ड है हमारे पास में OF ऑफ, इसका मतलब भी होता है का, की या के। कब यूज़ करना है इन्हें? अगर आप लिविंग थिंग के बारे में बात करते हैं, ओके, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट लिविंग थिंग्स, तब आप यूज़ करते हैं एपोस्ट्रोफी एस। जैसे आंट जेनिफर लिविंग थिंग है। ओके, मुझे बोलना है जावेद का पेन, तो मैं बोलूँगा जावेद्स पेन, क्योंकि जावेद लिविंग थिंग है। क्लियर? ऑफ यूज़ करते हैं हम लोग नॉन लिविंग के लिए। जैसे मुझे बोलना है पेन का कलर, तो मैं बोलूँगा कलर ऑफ पेन, या मुझे कहना है बुक की साइज़, तो साइज़ ऑफ बुक। ओके, क्लियर? का, की या के, इनके लिए इंग्लिश में 2 वर्ड्स हैं, एपोस्ट्रोफी एस और OF ऑफ। ये होता है लिविंग के लिए और ये होता है नॉन लिविंग के लिए। ये बड़ी ऐसी पोएम जिसका नाम है आंट जेनिफर्स टाइगर्स, इसे लिखा है अद्रिएन रिच ने। वो एक पोइट भी थी और वो एक इसेइस्ट भी थी। अब वो हमारे बीच नहीं है, बट उनका ये जो मास्टरपीस है, एक बड़ी ऐसी पोएम है, वो हमारे साथ में है। एक और चीज़ है, देखिए जनरल, आमतौर पर लोग ऐसा मानते हैं कि पोइट और पोइटेस, ओके, ये है मैस्कुलाइन मेल के लिए और ये है फेमिनाइन फीमेल के लिए। बट अभी मॉडर्न इंग्लिश में कैसा है, आप लोग किसी फीमेल के लिए भी POET पोइट ये वर्ड आराम से यूज़ कर सकते हैं। देखेंगे आप लोग आगे भी रेफरेंसेस आप लोगों को जब भी आएंगे, तो पोइट ये वर्ड यूज़ किया जा सकता है मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी। ओके, ये जो पोएम है अलग अलग 3 सेक्शन में हम लोग स्टडी करेंगे, यानी पहले फर्स्ट स्टैंजा देखेंगे हम लोग, फिर सेकंड स्टैंजा और फिर थर्ड स्टैंजा। बट उसके पहले हम लोग डिस्कस करते हैं एक स्टैंजा क्या होता है और एक पैराग्राफ क्या होता है। मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को बोलते हुए सुना हूँ कि फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ। देखिए, अ ग्रुप ऑफ लाइन्स इन पोएम ऑन ए टॉपिक इज कॉल्ड एज स्टैंजा। अगर लाइनों का ग्रुप है, 2 लाइनों का ग्रुप है, 3 लाइनों का ग्रुप है, 4-5 लाइन्स का ग्रुप है, और अगर वो पोइट्री में हो, इन पोइटिक लैंग्वेज, तो आप उसे कहते हैं स्टैंजा। और यही चीज़ अगर अ ग्रुप ऑफ लाइन्स ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक इन प्रोज लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में? इन प्रोज लैंग्वेज। अगर वो प्रोज की लैंग्वेज में हो तब वो पैराग्राफ है। यहाँ पर क्लियर है? तो यहाँ पर 3 डिफरेंट स्टैंजास दिए गए हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टैंजा नंबर 1 से। ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट लाइन से। देखिए, आंट जेनिफर्स टाइगर्स। प्रेंस का मतलब होता है मूव करना, आगे बढ़ना है। पोएम जब स्टार्ट होती है तो हमारे सामने क्या है? हमारे सामने एक आंट है जिनका नाम है जेनिफर, और उनके जो टाइगर्स हैं, उनके जो शेर हैं, वो प्रेंस कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं अक्रॉस अ स्क्रीन। कहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं वो? एक स्क्रीन पर। अब यहाँ पर ये इमेजिन कीजिए कि आंट बैठी हैं, ओके, उनकी चेयर में बैठी हैं, और उनके सामने एक स्क्रीन है, एक टैपेस्ट्री है, जिसके ऊपर आमतौर पर जो लेडीज़ होते हैं वो निटिंग का काम करते हैं, बुनने का काम करते हैं। तो आंट बुनने का काम कर रही है और उनके सामने एक चेयर पर बैठी हैं, और उनके सामने टैपेस्ट्री पर जो है तो उन्होंने क्या बुन रखा है या क्या बुनने का काम शुरू है? टाइगर्स हैं जो आगे बढ़ रहे हैं, जो मूव कर रहे हैं, ओके, उस स्क्रीन पर। ब्राइट
टोपाज डेनिजेंस। ब्राइट, ब्राइट यानी रोशन, चमकदार। टोपाज कहते हैं डायमंड को। अब यहाँ पर जो टाइगर्स हैं उनका कंपैरिजन किया गया है, किस चीज़ से कंपैरिजन किया गया है उनका कंपैरिजन किया गया है डायमंड से, कि वो बहुत ज़्यादा ब्राइट हैं, चमकीले हैं, डायमंड जैसे हैं। टाइगर्स कैसे हैं? अब यहाँ पर देखिए सीधे सीधे आंट और उनके जो टाइगर्स हैं इनके बीच में कंपैरिजन है। किस तरह से कंपैरिजन है मैं आप लोगों को बताता हूँ कि वो टाइगर्स कैसे हैं, ब्राइट हैं, टोपाज हैं मतलब डायमंड जैसे हैं, डेनिजन्स यानी रहने वाले, किसी एक पर्टिकुलर एरिया के रहने वाले वो टाइगर्स हैं। ओके, कहाँ के रहने वाले हैं? ऑफ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, उस ग्रीन एरिया में हरियाली है, वहाँ पर मैदान है और उस मैदान में ये टाइगर्स मूव कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और आंट कहाँ है? कैरेक्टर कंपैरिजन के हिसाब से देखें तो आंट बैठी है एक चेयर में और वो निटिंग का काम कर रही है, बुनने का काम कर रही हैं। और ये टाइगर्स कैसे हैं? ये फ्री हैं, ये मूव कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ओके, दे डू नॉट फियर, यहाँ पर दे किसके लिए यूज़ हुआ है? टाइगर्स के लिए हुआ है। वो किसी से डरते नहीं है। ओके, दे डू नॉट फियर द मैन, आदमी से भी नहीं डरते हैं वो लोग, MEN मैन प्लूरल के लिए यहाँ पर यूज़ हुआ है। बीनीथ द ट्री, उस मैदान में जहाँ पर ये शेर घूम रहे हैं, ये टाइगर्स घूम रहे हैं, वो मैदान कहाँ है? टेपेस्ट्री पर है, वो स्क्रीन पर। ये शेर उन आदमी लोगों से भी नहीं डर रहे हैं जो आसपास में कहीं हैं, जो एक पेड़ के नीचे खड़े हैं, एक ट्री के नीचे खड़े हैं। ओके, दे पेस, पेस करना यानी कदम बढ़ाना, PACE, पेस का मतलब होता है एक स्टेप, एक कदम। तो ये शेर आगे बढ़ रहे हैं। अगर फिगर ऑफ स्पीच के हिसाब से आप लोग देखते हैं तो देखिए दे यहाँ पर ये यूज़ हो रहा है बार बार, तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर रिपीटिशन फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुई है। शेर आगे बढ़ते हैं इन स्लीक शिवेलरिक सर्टेनिटी, स्लीक यानी स्मूथ और शिवेलरिक कहते हैं बहादुरी से जुड़ा को। मिडल एजेस में आमतौर पे यूरोप वगैरह में क्या होता था, जो नाइट रहते थे, KNIGHT नाइट यानी जो लड़ने वाले योद्धा रहते थे। ओके, थोड़ा सा स्पेलिंग पर ध्यान दीजिए आप लोग। NIGHT नाइट यानी रात, और KNIGHT नाइट जो आमतौर पर मस्कीटो लिक्विड पर लिखा आता है, बराबर है, गुड नाइट यानी रात में लड़ने वाला। ओके, तो वो नाइट शिवेलरी के लिए पहचाने जाते थे, माने जाते थे। शिवेलरी का मतलब होता है बहादुरी। ठीक है, फिर एक बार बताता हूँ, दे पेस, वो शेर आगे बढ़ते हैं इन स्लीक शिवेलरिक सर्टेनिटी, स्लीक यानी स्मूथ मूवमेंट के साथ वो शेर आगे बढ़ रहे हैं, शिवेलरिक यानी बहादुर हैं, काफ़ी ब्रेव हैं, और सर्टेनिटी यानी एक तरह का यकीन है उनके अंदर, एक तरह का कॉन्फिडेंस है कि ओके हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, और वो किसी से डरते नहीं हैं। अब यहाँ पर आप लोग अगर कैरेक्टर कंपैरिजन के हिसाब से देखते हैं, ओके, तो क्या देखने मिलता है आपको कि एट वन हैंड यू हैव एंट एंड ऑन दी अदर हैंड यू हैव टाइगर्स। एक जगह तो आपके पास में आंट है और एक जगह शेर है। आंट कैसी है? डरी हुई है, वो लिमिटेड है, एक जगह बैठी हुई है, एक जगह फंसी हुई है। और टाइगर्स कैसे हैं? वो फ्री हैं, वो स्क्रीन के आसपास, या सॉरी ये कहना चाहिए कि वो उस मैदान में मूव कर रहे हैं। वो बोल्ड हैं, वो करेजियस हैं, वो शिवेलरिक हैं, वो स्मूथ हैं, उनमें कॉन्फिडेंस है। और ये सारी चीज़ें किन में नहीं है? आंटी में नहीं है। ना उनके पास में फ्रीडम है और ना वो सर्टन है किसी चीज़ को लेकर, ना वो अपने आप को सही तरीके से एक्सप्रेस कर पा रही हैं। ठीक है, तो मान लीजिए एग्ज़ाम में अगर इस स्टैंजा पर आप लोगों को क्वेश्चन आता हो कि sketch a character comparison between the ant and the tigers, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? फ्रीडम। फ्रीडम किनके पास में है? टाइगर्स के पास में है, और आंट के पास में नहीं है। हम लोग आगे क्या लिख सकते हैं? शिवेलरी। शिवेलरी ये टाइगर्स के पास में है और आंट के पास में नहीं है। सर्टेनिटी के बारे में लिख सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं फियर के बारे में। द टाइगर्स आर अनअफ्रेड, टाइगर्स डरे हुए नहीं है, ख़ास तौर से लोगों से, मैन। और आंट वो क्या है? वो डरी हुई है, किससे? ख़ास तौर से लोगों से। यहाँ पर इनडायरेक्टली ये बताया गया है कि आंट कहीं ना कहीं पर शिकार हैं, एक विक्टिम है। वो किसका शिकार है? हमारी सोसाइटी का, जिसे ख़ास तौर से मेल डोमिनेंट सोसाइटी कहा जाता है। मेल डोमिनेंट किसे कहेंगे आप लोग? एक ऐसी सोसाइटी जिसमें जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस होते हैं वो मेल लेते हैं, आदमी लोग लेते हैं। तो
ऐसी सोसाइटी का आंट शिकार है। अब यहाँ पर आंटी सिर्फ एक औरत नहीं है, ओके, वो रिप्रेजेंटेटिव हैं पूरी दुनिया की औरतों की। आंट मतलब कौन है यहाँ पर? लगभग हर कंट्री, लगभग हर स्टेट, लगभग हर कॉन्टिनेंट, यानी पूरी दुनिया में जितनी भी औरतें हैं उन सबको आंट यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही हैं कि काफ़ी सारी औरतों की ज़िंदगी में ये दिक्कत होती है कि वो विक्टिम है, वो शिकार हैं एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी का। अब यहाँ पर हम लोग राइमिंग वर्ड्स देखते हैं क्या है। तो स्क्रीन है और ग्रीन है, ये राइमिंग वर्ड्स हैं, और ट्री और सर्टेनिटी। ओके, अगर आप लोग राइमिंग स्कीम देखते हैं तो राइमिंग स्कीम क्या है यहाँ पर? स्क्रीन को अगर आप लोग ए देते हैं यहाँ पर, तो ग्रीन को भी ए देना पड़ेगा क्योंकि ये मैच हो रहा है। ओके, स्क्रीन ए, ग्रीन ए, ट्री को आप लोग बी देंगे और सर्टेनिटी को बी। ए बी बी, काफ़ी सिंपल सी यहाँ पर राइमिंग स्कीम है। टाइटल के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, आंट जेनिफर्स टाइगर्स के, मान लो इस तरह का क्वेश्चन आता है, वाई डू यू थिंक has the poet chosen tigers as the animals? Why not any other animals? क्या और कोई दूसरे एनिमल्स क्यों नहीं? फॉर एग्जाम्पल डियर क्यों नहीं? आंट जो है तो टाइगर्स ही क्यों बना रही हैं? तो हम लोग जो बात मैंने पहले बताया हूँ वो लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो कंपैरिजन है वो आंट के कैरेक्टर में और टाइगर्स के कैरेक्टर में है। जो भी सारी बातें हैं, फ्रीडम है और अनअफ्रेड है और वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, और जो मेन का कैरेक्टर है आंट के लिए मतलब वो डरने वाला है और टाइगर्स के लिए डरने वाला नहीं है। ये सारी चीज़ें आप लोग लिख सकते हैं कि टाइगर्स इस टाइटल में काफ़ी सूट होते हैं, काफ़ी आराम से जो है तो सेट होते हैं। काफ़ी बड़ी, काफ़ी फेमस जो है तो पोएट हैं अद्रियन रिच। इतनी बड़ी हैं कि 20th सेंचुरी जो है उसके अंदर सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले जो पोइट्स हैं उनमें से एक हैं। 20th सेंचुरी की वन ऑफ द मोस्ट रेड पोएट्स। ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टैंजा। यहाँ पर देखिए, आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग, के आंट जेनिफर जब वो चेयर में बैठे बैठे निटिंग का काम कर रही हैं, बुनने का काम कर रही हैं, तो उनकी फिंगर्स जो हैं, जो उनकी उंगलियां हैं वो फ्लटर हो रही हैं। अब यहाँ पर फ्लटर, ये वर्ड का मीनिंग होता है फड़फड़ाना, पर फड़फड़ाना। ओके, मान लो एक आज़ाद परिंदा है, एक फ्री बर्ड है और आप उसे केज में रखते हो, देन इट फ्लटर्स इट्स विंग्स, तब वो अपने पर फड़फड़ाता है। यहाँ पर पोएट ने जानबूझकर डेलिबरेटली वर्ड्स यूज़ किया है, वर्ड को यूज़ किया है फ्लटर। मान लो आंट वो टाइगर जैसी आज़ाद नहीं है, फ्री नहीं है, वो बंद है, एक घर में, एक पिंजरे में बंद है। इसीलिए ढेर सारे वर्ड्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में जो यहाँ पर उंगलियों के कपकपाने को बता सकते हैं। ओके, बट यहाँ पर पोएट ने जानबूझकर यूज़ किया है फ्लटर को। एक और पर्पस ये है, देखिए एफ फिंगर्स फ्लटरिंग, यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुई है वो एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है? जहाँ पर सेम साउंड इज़ रिपीटेड, जनरली सेम कॉन्सोनेंट साउंड होता है जो बार बार रिपीट होता है। यहाँ पर देखिए, सुनने में थोड़ा अच्छा लगता है, आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग, क्या अच्छा लगता है सुनने में? एफ, ये साउंड बार बार जो रिपीट हुआ है, ये अच्छा नहीं लगता है कि आंटी जो है तो एक परिंदे जैसी केज्ड है। ओके, ये अच्छा नहीं लगता है, ये ख़राब बात है। बट यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच है वो काफ़ी अच्छे से सुंदरता से पोइट ने यूज़ की है। तो आंट की जो फिंगर्स हैं वो कपकपा रही हैं थ्रू हर वूल, जिस ऊन से, जिस वूल से वो निटिंग का काम कर रही हैं। आराम से कर पा रही हैं क्या काम? वो नहीं। क्यों नहीं कर पा रही हैं? मे भी हो सकता है उनको डर है कि अंकल आ जाएंगे और वो इस बात को कभी अप्रूव नहीं करेंगे, मानेंगे नहीं कि तुम ये आर्ट का काम कर रही हो सकता है वो कहेंगे कोई और काम करो, किचन में काम करो, या फिर हो सकता है घर की साफ़ सफाई का काम करो। ओके, हो सकता है आंटी को ये काम इसलिए पसंद हो क्योंकि ये एक आर्ट है। जैसे किसी को पेंटिंग पसंद होती है, किसी को सिंगिंग पसंद होती है। ओके, तो हो सकता है आंट को ये काम पसंद हो निटिंग का। एक और पर्पस ये हो सकता है आंट के उन टाइगर्स को ड्रॉ करने का, क्योंकि आंट रियल लाइफ में फ्री नहीं है, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती हैं, तो कम से कम अपने आर्ट के थ्रू, उन टाइगर्स के थ्रू वो फील करना चाहती हैं कि इंडिपेंडेंस क्या होती है, आज़ादी क्या होती है। कहीं ना कहीं उनके अंदर जो दबी हुई इच्छा है वो सामने आ रही है हमारे। बाकी लेडीज़ के लिए, बाकी औरतों के लिए भी आंट ये सोचती होंगी कि उन्होंने फ्री होना चाहिए। ओके, क्या बताती है ये पोएम?
मेरे हिसाब से ये पोएम हमें बताती है वो कंडीशन, वो हालात जिनसे ज़्यादातर औरतों को इस सोसाइटी में, इस समाज में गुजरना पड़ता है। वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती हैं, वो डरी हुई हैं, वो सहमी हुई हैं, ओके। और ज़रूरत है कि उन्हें थोड़ी सी फ्रीडम मिले, आज़ादी मिले उन्हें, ओके, उनके हिसाब से जीने का उनको हक मिल सके। अब यहाँ पर देखिए किस हद तक ये ऑपरेशन है। अब ऑपरेशन मतलब ये देखिए, कंफ्यूज मत होइए, OPERATION, ऑपरेशन यानी जब डॉक्टर किसी पेशेंट को बेड पर टेबल पर लिटाकर उसे कट वगैरह करता है तो वो ऑपरेशन है, या फिर ऑपरेशन यानी कोई काम। बट यहाँ पर स्पेलिंग का डिफरेंस है, मैं इस ऑपरेशन की बात कर रहा हूँ। ऑपरेशन यानी किसी के ऊपर जुल्म करना, किसी के ऊपर ज़्यादती करना, ओके। तो यहाँ पर आंट किस चीज़ का शिकार है? ज़्यादती का शिकार है। और जैसे कि पहले स्टेंजा में मैंने बताया हूँ कि आंट कोई एक सिंगल औरत नहीं है, वो रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो दर्शाती हैं, वो बताती हैं लगभग दुनिया की हर औरत को। कितनी डरी हुई हैं वो कि वो अपने आर्ट को भी अपने हस्बैंड के सामने आराम से मेंशन नहीं कर पाती है, ओके। उन्हें डर है कि कहीं ना कहीं उनके हस्बैंड उनसे नाराज़ होंगे, तो उनकी उंगलियां जो हैं, आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग, कपकपा रही हैं थ्रू हर वूल, उस ऊन को बुनते समय, ओके। फाइंड इवन द आइवरी नीडल, तो आंट के पास में जो नीडल है वो आइवरी से बना है। आइवरी कहते हैं हाथी के दांत को, ओके। तो हाथी दांत से बना जो नीडल है उनके पास में, हार्ड टू पुल, वो भी उठाना उन्हें भारी लग रहा है। थोड़ा सा इमेजिन कीजिए आप किस हद तक वो डरी हुई हैं, किस हद तक वो अपने आप को मजबूर पाती हैं कि एक मामूली नीडल से काम करना भी उनके लिए दिक्कत है, परेशानी है, ओके। द मैसिव वेट, मैसिव यानी बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा, वेट उनके ऊपर बोझ है, ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। ये देखिए अंकल्स, लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था लिविंग थिंग अगर हैं तो उनके लिए एपोस्ट्रोफी एस आता है, और नॉन लिविंग अगर है तो उनके लिए OF ऑफ ये वर्ड यूज़ होता है। जो बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा बोझ है, किस चीज़ का बोझ है आंटी पर? अंकल्स वेडिंग बैंड, शादी का, वेडिंग यानी शादी, अंकल्स वेडिंग बैंड। अब यहाँ पर बैंड का मतलब है वो जो अंगूठी उन्होंने पहन रखी है आंट ने। अब यहाँ पर देखिए दो अलग अलग मीनिंग्स हैं। पहले मीनिंग में तो हम लोगों को ये पता चलता है कि आंटी निटिंग का काम सही से कर नहीं पा रही हैं, क्योंकि उनकी उंगली पर, उनकी रिंग पर बोझ है। किस चीज़ का बोझ है? अंकल की जो वेडिंग रिंग है उसका बोझ है, जिसकी वजह से वो अपनी उंगलियों को सही तरीके से मूव नहीं कर पा रही हैं। दूसरा मतलब ये हो सकता है कि एक्चुअल लाइफ में आंट के ऊपर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इतना मतलब वो जिम्मेदारियों के बोझ तले दब गई हैं कि वो सही से मतलब अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हैं। वो क्या है वो भूल चुकी हैं, ठीक है। शादी के बाद में जो ढेर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आमतौर पर एक औरत पर आती है, उसके बाद में उसकी अपनी लाइफ कहीं ना कहीं वो बड़ी हद तक असरअंदाज होती है। तो यहाँ पर जो बहुत बड़ा मैसिव वेट, बहुत बड़ा जो बोझ है अंकल्स वेडिंग बैंड, अंकल के वेडिंग बैंड का। देखिए फिर से यहाँ पर पोएट ने बैंड इस वर्ड को यूज़ किया है। बैंड का मतलब होता है पट्टी, ओके। ऐसा लगता है कहीं ना कहीं किसी को बांध दिया गया है, ठीक है, कहीं किसी को टाई अप किया गया है। हो सकता है यहाँ पर दूसरा वर्ड पोएट यूज़ कर सकती थी, ठीक है, जैसे कि रिंग वगैरह, बट उन्होंने क्या यूज़ किया? बैंड। कहीं ना कहीं हमें ये फीलिंग आती है कि आंटी क्या है, बंधी हुई हैं इस सोसाइटी में, या फिर अंकल के साथ जो उनका रिलेशन है उसमें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हस्बैंड और वाइफ का जो रिलेशन है वो ख़राब है, बट इसके बीच में अगर कहीं ना कहीं ऑपरेशन होता है, किसी एक को अपनी फीलिंग्स अगर दबानी पड़ रही है, मजबूर है वो, तो शायद रिलेशन के साथ कुछ तो दिक्कत है, ओके। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, तो अंकल की जो वेडिंग बैंड है, जो रिंग है, उसका बोझ उनके ऊपर है। सिट्स हेवीली, वो बोझ बैठा हुआ है आकर अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, आंटी के हाथ के ऊपर, ठीक है। क्यों अपने हाथों को वो फ्रीली मूव नहीं कर पा रही हैं? क्योंकि उनके हाथ में अंकल की वेडिंग रिंग का जो है तो बोझ है, जिसे रिंग को यहाँ पर पोएट ने बैंड कहा है। अगर आप लोग यहाँ पर इसकी राइमिंग वर्ड्स और राइमिंग स्कीम देखते हैं तो वूल और पुल राइमिंग वर्ड्स हैं, बैंड और हैंड फिर से राइमिंग वर्ड्स हैं। राइमिंग स्कीम क्या होगी? अगर सिर्फ इतने स्टैंजा की पूछी जाए तो ए
बी। काफ़ी सिंपल सी राइमिंग स्कीम यहाँ पर पोएट ने रखी है। क्वेश्चन इस तरह से अगर आता है आप लोगों को, क्या चीज़ बताती है कि आंटी बाउंड है? व्हाट थिंग्स सजेस्ट दैट आंट जेनिफर इज़ बाउंड, या शी कैन नॉट मूव फ्रीली। इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोग कह सकते हैं कि द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड is so massive that it's sitting on aunt's hand and she is even unable to move her hands freely। इतना बड़ा बोझ है आंट के हाथ के ऊपर कि वो अपने आप को काफ़ी आसानी से मूव नहीं कर पा रही हैं। क्या चीज़ बताती है कि आंट आफ्रेड हैं, डरी हुई हैं? What things show that aunt is afraid? तो आप लोग कह सकते हैं her fingers are fluttering, कि उनकी उंगलियां कप आ रही हैं। क्या काम कर रही है वो? शी इज़ निटिंग, शी इज़ सिटिंग देयर कंफर्टेबली निटिंग समथिंग, बट स्टिल हर फिंगर्स आर फ्लटरिंग। दिस थिंग सजेस्ट्स दैट शी इज़ अफ्रेड, और शी फाइंड्स इट वेरी डिफ़िकल्ट। उन्हें काफ़ी मुश्किल हो रही है किस चीज़ में? इन द वर्क ऑफ निटिंग, बिकॉज इट्स हार्ड फॉर हर टू निट विद द आइवरी नीडल। मुश्किल इसलिए हो रही है कि एक छोटी सी आइवरी नीडल के साथ भी नीटिंग करना उन्हें दिक्कत का काम लग रहा है। उनके हाथ कप आ रहे हैं। ये चीज़ें दर्शाती हैं, ये चीज़ें कहीं ना कहीं बताती हैं कि आंट क्या है, काफ़ी हद तक डरी हुई हैं। अब यहाँ पर देखिए, आंट ये टाइगर्स को बना रही हैं। ओके, आंट ये टाइगर्स को बना रही हैं। उनके सामने टैपेस्ट्री है, एक स्क्रीन है, उस पर वो नीटिंग का काम कर रही हैं, और वो टाइगर्स फ्री हैं। आंट से थोड़े से अलग है, ये अफ्रेड है तो टाइगर्स अनअफ्रेड है। आंट कहीं ना कहीं जो है कैद है, केज्ड है, तो टाइगर्स कहीं ना कहीं जो है तो फ्री है। आंट टाइगर्स को बना रही हैं, और कहीं ना कहीं अंकल की जो सक्सेस है उसमें भी आंट का हाथ है। अंकल जो कुछ भी हैं, ओके, या वो जो कुछ भी काम करते हैं, या उनकी ज़िंदगी में जो फैसिलिटीज़ हैं, अंकल की ज़िंदगी में जो सहूलतें हैं, उनमें कहीं ना कहीं आंट का हाथ है। अंकल की सक्सेस के पीछे कहीं ना कहीं आंट हैं, बट आंट को बदले में क्या मिल रहा है? सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिली है, और शायद कहीं ना कहीं वो विक्टिम है। ये तो डिस्कस किया हम लोगों ने कि क्या चीज़ें बताती हैं कि आंट डरी हुई हैं। अब यहाँ पर देखिए, रिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इसके बीच में भी मैंने आप लोगों को रिलेशन बताया हूँ कि फ़िलहाल अगर हम लोग देखें तो रिंग, इससे उन्हें नीटिंग का काम करने में दिक्कत हो रही है, और आंटी की एक्चुअल लाइफ में अगर आप लोग देखते हैं तो इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि उसके अंदर कहीं ना कहीं वो दब गई हैं। ओके, तो काफ़ी खूबसूरत अंदाज में, काफ़ी ब्यूटीफुल स्टाइल में सेकंड स्टैंजा में पोएट ने आम औरतों की जो कहानी है, जो आम औरतों की डेली लाइफ है, उसे हमारे सामने रखा है कि किस तरह वो अपने आप को आर्ट के थ्रू क्यों ना हो रिप्रेजेंट नहीं कर पाती हैं, सामने नहीं ला पाती हैं जो भी उनके अंदर स्किल्स हैं उन्हें। ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं थर्ड पैरा। व्हेन आंट इज़ डेड, और जब आंट की डेथ हो जाएगी, जब वो नहीं रहेगी। अब यहाँ पर देखिए, एक बहुत बड़ा फिर से कंपैरिजन है टाइगर्स में और आंट में। ओके, आंट जो मर जाने वाली है, और टाइगर्स जो आंट के मरने के बाद भी बाकी रहेंगे। ओके, हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई। टेरिफाइड यानी डरे हुए, तो आंट के जो डरे हुए हाथ हैं वो रहेंगे। कैसे रहेंगे उनके मरने के बाद में? स्टिल रिंग्ड विथ ऑर्डियल्स, फिर भी उनके मरने के बाद भी उनके हाथ कैसे रहेंगे? रिंग्ड। रिंग्ड यानी ऐसा कह लीजिए केज्ड रहेंगे, वो बंधे हुए रहेंगे, यानी उनमें रिंग रहेंगी, वेडिंग रिंग रहेंगी विथ ऑर्डियल्स। ऑर्डियल्स यानी जो भी परीक्षा यहाँ पर आंटी को देना पड़ी है। परीक्षा मतलब उनको सीबीएसई में एग्ज़ाम में बैठकर लिखना पड़ा है क्या? नहीं, उनकी ज़िंदगी यहाँ पर पूरी टेस्ट थी, एक एक एग्ज़ाम थी। ओके, शी वॉज मास्टर्ड बाय, जिन्हें कंट्रोल किया जाता था। शी वॉज मास्टर, अब यहाँ पे मास्टर का मतलब टीचर नहीं होगा। शी वॉज मास्टर्ड बाय यानी उन्हें कंट्रोल किया जाता था। फिर एक बार मैं कहता हूँ कि यहाँ तक के आंट की अगर डेथ भी हो जाती है तो उसके बाद में भी, उनके मरने के बाद भी उनके हाथ कैसे रहेंगे? रिंग्ड रहेंगे, केज्ड रहेंगे, बंधे हुए रहेंगे उस फिंगर की, उस रिंग की वजह से। विथ ऑर्डियल्स शी वॉज मास्टर्ड बाय, और जो परीक्षाएं उन्हें देनी पड़ी थी और जिस तरह से वो अपनी लाइफ में कंट्रोल की गई थी। ओके,
द टाइगर्स इन द पैनल, बट जो टाइगर्स उन्होंने बनाए हैं उस पैनल में, उस टैपेस्ट्री पर, दैट शी मेड, जो आंट ने बनाए हैं, विल गो ऑन, गो ऑन यानी बाकी रहना, कोई काम करते रहना। वो टाइगर्स रुकेंगे क्या, मरेंगे क्या, स्टिल होंगे क्या, एक जगह स्टेच्यू होंगे क्या, नहीं। विल गो ऑन प्रैंसिंग, वो आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। प्रैंस यानी मुंह, प्राउड एंड अनअफ्रेड। और कैसे रहेंगे टाइगर्स, तो ये दो चीज़ें उनको बताती हैं फिर एक बार। प्राउड हैं, वो ताकतवर हैं, ओके, एंड अनअफ्रेड, और बिना किसी के डरे हुए हैं। अगर हम लोग बात करते हैं फिगर ऑफ स्पीच की, तो यहाँ पर एलिट्रेशन का काफ़ी सुंदरता से यूज़ हुआ है। प्राउड, सॉरी, प्रैंसिंग एंड प्राउड, यहाँ पर ये साउंड बार बार रिपीट हुई है, ओके। यहाँ पर एक और चीज़ बताई हुई है कि आंट, वो तो डेड हो जाने वाली है, वो तो चली जाने वाली है। क्या आंट के जाने के साथ उनका आर्ट भी ख़त्म हो जाएगा? एक पेंटिंग है मोनालिसा, क्या आर्टिस्ट के मर जाने के बाद वो पेंटिंग भी मर गई है? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। आर्टिस्ट ख़त्म हो सकता है, बट उसका जो आर्ट है कहीं ना कहीं बाकी रहता है। ऐसा कहा जाता है कि आर्ट इज़ मोर देन द आर्टिस्ट, कि आर्ट आर्टिस्ट से कहीं ना कहीं ज़्यादा है। उसे कहते हैं आर्ट एंड्यूअर्स बियॉन्ड ह्यूमन लाइफ। एंड्यूअर यानी बाकी रहना, कि आर्ट तो बाकी रह जाता है इंसान की ज़िंदगी से भी ज़्यादा। कई ऐसी फेमस पर्सनालिटीज़ हैं, आर्टिस्ट हैं, जो बहुत ज़्यादा नहीं जिए, 100, 80, 90 साल तक, कम उम्र में उनकी डेथ हुई है, बट स्टिल दे वेर वंडरफुल आर्टिस्ट्स, और उनका आर्ट बाकी है, ओके। राइमिंग वर्ड्स की या स्कीम की अगर हम लोग बात करें, काफ़ी आसान है। लाई, बाई और मेड, अनअफ्रेड, ये राइमिंग वर्ड्स हैं। लाई और बाई, मेड और अनअफ्रेड, ये राइमिंग वर्ड्स हैं। राइमिंग स्कीम की अगर हम लोग बात करते हैं तो ए और मेड और अनअफ्रेड, इसे हम लोग देते हैं बी। मान लो एग्ज़ाम में आप लोगों के सामने क्वेश्चन आता है व्हाट ऑल, यानी क्या क्या, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक अच्छी चीज़ याद आई है, अगर आप लोगों को क्या बोलना है तो आप व्हाट कह सकते हैं। जैसे व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, लेकिन बोलना है क्या क्या। जैसे आप घूमने गए थे तो आपने क्या क्या देखा, तो आप ये नहीं बोल सकते व्हाट, ओके। तो आपको बोलना पड़ेगा व्हाट ऑल, यानी क्या क्या। कौन कौन, तो आप हु नहीं बोल सकते, आप लोगों को बोलना पड़ेगा हु ऑल, ओके। कहाँ कहाँ, वेयर ऑल। तो WH के बाद आपने क्या लगाना है, ऑल। व्हाट ऑल यानी क्या क्या। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, व्हाट ऑल सिम्बॉलिज्म डू यू नोटिस इन दिस पोएम, कि इस पोएम में क्या क्या सिम्बॉलिज्म आप लोगों ने नोटिस किया है। तो हम लोग कह सकते हैं कि सबसे पहले सिम्बॉलिज्म में आंट है। आंट रिप्रेजेंट करती हैं पूरी दुनिया की औरतों को, ओके। उसके बाद उनकी जो रिंग है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं क्या रिप्रेजेंट करती है, वो रिप्रेजेंट करती है बीइंग केजेड, यानी लिमिटेड रहना, बंधे हुए रहना, जकड़े हुए रहना। टाइगर्स वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, टाइगर्स रिप्रेजेंट हियर शिवेलरी, बहादुरी को बताते हैं। फ्रीडम, आज़ादी को बताते हैं वो। टाइगर्स आर अनअफ्रेड, वो डरे हुए नहीं है, बेझिझक हैं। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं इस पोएम में जो सिंबॉलिज्म को दर्शाती हैं, बताती हैं। वो है तो एक चीज़, बट बताती है किसी और चीज़ को, ओके। व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट आंट, आंट के बारे में आपकी क्या राय है। मान लो इस तरह का पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन आता है, आप लोगों को अपनी राय बताना है, आपकी ओपिनियन देना है आंट के बारे में। तो आप लोग लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू मी आंट इज़ नॉट जस्ट अ सिंगल पर्सन, बट शी इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द वीमेन इन द एंटायर वर्ल्ड। कि मेरे हिसाब से, भैया मेरी राय में तो आंट कोई अकेली औरत नहीं है, वो दर्शाती हैं, बताती हैं लगभग दुनिया की हर एक औरत को। आई थिंक शी नीड्स फ्रीडम, मुझे लगता है उन्हें आज़ादी की ज़रूरत है। आई थिंक शी इज़ अ विक्टिम ऑफ दिस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, मुझे लगता है कि वो विक्टिम है कहीं ना कहीं इस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी की। एंड परहैप्स थ्रू दिस पोएम the poet Adrienne Rich, she wants to suggest the situation that is faced by almost every single woman in the society। और मुझे लगता है इस सुंदर सी कविता में आद्रियन रिच ने इस समस्या को कहीं ना कहीं सामने लाने की कोशिश की है। तो गाइज, होप करता हूँ, उम्मीद करता हूँ पोएम आप लोगों ने पसंद किए होंगे। अगर आप लोग इसे अच्छे से समझ पाए हैं तो आप लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो या एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हो या फिर और कोई अगर क्वेश्चन होते हैं 2-3 नंबर के, 5 नंबर के,
डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो आप लोग उन्हें आराम से लिख सकते हैं। चैनल उसे सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना है। वीडियो उसे लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू।